Today I will discuss how to solve the non-homogeneous system of linear equation, how to find out the basis of solution space of non-homogeneous system of linear equation, or I can say how to find out the maximum number of Li solution of non-homogeneous system of linear equation. Then I will discuss what is the consistency condition of non-homogeneous system of linear equation. I mean, under what condition this system of linear equation have no solution, means inconsistence. Under what condition this system of linear equation had unique solution, or under what condition the non-homogeneous system of linear equation have infinite solutions. तो चलिए देखते हैं कि स्टेप 1 क्या है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। स्टेप 1 क्या है कि जो आपको गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जो आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, उसे ax इक्वल टू b फॉर्म में लिखना। ax इक्वल टू b फॉर्म में लिखना, जहां a होता है मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, x होता है अननोन जिसे आप निकालना चाहते हैं, और b क्या होता है आपका राइट हैंड साइड वेक्टर। जैसे यहाँ पे b क्या है आपका, जो आपका इक्वेशन लिखा है उसका राइट हैंड साइड वाला वेक्टर, जो कि आपका क्या है यहाँ पे 1 2 और 3। यही अगर b आपका 0 हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे यहाँ का तीनों ही जगह 0 होता तो हम कहते हैं कि हम होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, a क्या होता है आपका मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या होता है a। देखिए आपको क्या करना होता है, a निकालने के लिए पहला इक्वेशन में जाइए। पहले इक्वेशन में x1 x2 x3 x4 x5 की जो कोफिशिएंट्स है उससे मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट का पहला रो बनेगा। मतलब पहले इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट क्या है 1, x2 कोफिशिएंट क्या है 1, x3 का -2, x4 का 1, x5 का 3। तो ये हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स का पहला रो बन गया। सेकंड रो क्या बनेगा, सेकंड इक्वेशन में जाइए, x1 x2 x3 x4 x5 के कोफिशिएंट्स को कलेक्ट कीजिए और यहां पे लिखिए क्या है ये 2 -1 2 2 6। थर्ड इक्वेशन में क्या है, थर्ड रो जो है इस मैट्रिक्स से क्या बनेगी, थर्ड इक्वेशन में जाइए, x1 x2 x3 x4 x5 के कोफिशिएंट्स को यहां पे लिखिए, तो क्या है 3 2 -4 -3 -9। ठीक है, इसीलिए हम इसे कहते हैं क्या, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट। x क्या होता है आपका, x होता है आपका अननोन्स। अननोन्स मतलब वो x जो आप डिटरमिन करना चाहते हैं, वो जिन्हें, जो यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया गया है जिनकी वैल्यूज आप निकालना चाहते हैं वही अननोन है। तो हमारे इस इक्वेशंस में अननोन क्या है, x1 x2 x3 x4 x5। हम इनकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, इस तरीके से निकालना चाहते हैं कि इन तीनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो हमारे अननोन्स क्या है, x1 x2 x3 x4 x5। चलिए राइट हैंड साइड वेक्टर क्या है, जो इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे लिखा गया है कांस्टेंट 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 एंड 3। तो देखिए आपका ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसे आप मैट्रिक्स इक्वेशन इस फॉर्म में आपने लिख दिया, ax इक्वल टू b फॉर्म में आपने लिख दिया, राइट। और आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही इक्वेशन आ जाएगा। चाहे तो आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई दिस विद दिस, देन यू विल गेट द फर्स्ट इक्वेशन x1 plus x2 minus 2x3 plus x4 plus 3x5 is coming out to be 1. Similarly for the second and third. So step 1 is completed. Writing the given system of linear equation into the form of ax equal to b. Now let's go to the second step. Second step में क्या है, तो इस स्टेप में आपको क्या लिखना है, जो आपको होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है उसके करस्पॉन्डिंग आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है। आपने a तो लिख लिया था, अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का ये मैं आपको बताता हूं, बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। ए बी, अब आपको लग रहा होगा ये ए बी क्या है, तो पहले मैं लिखता हूं फिर आप देखिए क्या है ये। सबसे पहले आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स ए को लिख लीजिए। ए क्या है आपका, आपने देखा था मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट था ना, 1 1 -2 1 3 2 -1 2 2 6 and 3 2 -4 -3 -9। और एक देखिए जैसे मैं वर्टिकल लाइन खींचा और यहां भी खींच लीजिए, और a में b वाला जो ये है, b वाला जो वेक्टर है इसको ऐड कर दीजिए, राइट। कैसे ऐड करने का मतलब है कि एक एडिशनल कॉलम आप बना दीजिए b का, तो 1 2 3। तो ये जो लिखा हुआ है a b, इसे हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंट का अगर आप हिंदी मीनिंग समझें तो इसका मतलब होता है बढ़ाना, आप देखिएगा ग्रो करना।
तो ये मैट्रिक्स ए था अपना ओरिजिनल मैट्रिक्स, इसमें हमने एक एडिशनल कॉलम बना दिया बी को लेकर, इसी को हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इस प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग। तो स्टेप 2 क्या है, आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, व्हाई वी आर राइटिंग। तो रीजन ये है कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट, मतलब इस नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये किस पे डिपेंडेंट है, इस पे डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी कंडीशन क्या है कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ, इसकी कंसिस्टेंसी कंडीशन क्या है कि आपका रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये है इसकी इंपॉर्टेंस, मतलब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों ही इक्वल है, तभी हम कहेंगे ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है। तो अभी के लिए फॉर ए मोमेंट मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, इसी को चेक करके हम पहले क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। यस, इस प्रॉब्लम के लिए होल्ड कर रहा है एंड सो द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, फिर हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। लेकिन जब सॉल्यूशन निकालना, जब हम ये प्रॉब्लम फिनिश कर देंगे तो मैं इस कंडीशंस पे फिर आऊंगा और इसके बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको और ज्यादा जानना है इसके बारे में तो आपको थोड़ा लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी क्या मतलब है। यहाँ पे जब आपको ये निकालना है तो हमको पता है कि ये चीज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो आपको मैट्रिक्स दिया गया उसकी रैंक निकालना है तो उसका सबसे अच्छा प्रोसेस क्या होता है, आप उसको इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसीलिए हमारा जो अगला स्टेप क्या होगा, ये जो आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसे रो रिड्यूस करके आप इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। दैट इज गोइंग टू बी योर स्टेप 3। तो उसमें आपको क्या मिलेगा, आपको जब रैंक ऑफ ए दिखना होगा तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे हैंड रख लीजिएगा कि ये मुझे दिखे ही ना, मुझे बी दिखे ही ना, तो आपको रैंक ऑफ ए दिख जाएगा। ठीक है, और जब आप रैंक ऑफ ए बी देख रहे होंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए तो हैंड हटा लीजिएगा और भूल जाइएगा कि ये लाइन रखी हुई है यहाँ पे, तो आपको रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दिख जाएगा और उसकी रैंक देखिएगा। ऐसा ना हो कहीं कि भाई रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स डिफर कर जाए। तो थोड़ी देर के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बनाता हूँ, आपके सामने दिखाता हूँ। देखिए कैसे ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि दोनों ही इक्वल ना हो और आप कहोगे कि हमारा नॉन होमोजेनियस सिस्टम जो है इनकंसिस्टेंट है। तो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से वो कंडीशन दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि थोड़ी सी नॉलेज के लिए मैं ये कर रहा हूँ इस स्टेप में। देखिए कि अगर ये सिचुएशन हो जाए, मतलब ये आपका पूरा मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट है, ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि बताइए मुझे इस मैट्रिक्स की रैंक क्या है, तो आप क्या कहोगे, आप यहाँ पे हैंड रख लोगे, कुछ नहीं दिखना चाहिए यहाँ पे। तो आपको क्लियरली दिख रहा है क्या कि रैंक ऑफ ए जो है, रैंक ऑफ ए जो है क्या, वो क्लियरली 2 है। अब मैं आपसे बोलूं कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दिखाना है तो आप भूल जाइए कि ये लाइन है, पूरी मैट्रिक्स देखिए आपको क्या दिख रहा है, रैंक ऑफ ए बी क्या दिख रहा है आपको, रैंक ऑफ ए बी दिख रहा है आपको 3, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या दिख रहा है 3। तो इसका मतलब इसके करेस्पॉन्डिंग जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखेंगे वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। एक इसके पीछे आपको पता है क्या हो रहा है, वो क्या है, क्योंकि आपने देखा होगा जब होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे तो हम जब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसके करेस्पॉन्डिंग हम रिड्यूस्ड इक्वेशन भी लिखते हैं। अगर इसके करेस्पॉन्डिंग रिड्यूस्ड सिस्टम लिखेंगे तो क्या बनेगा, x1 + 2x2 + 0x3 + 5x4 = 2। यहां से सेकंड वाले यहां से रो से क्या मिलेगा, 2x3 + 3x4 = 0 और लास्ट वाले रो से क्या मिलेगा, यही इंपॉर्टेंट है, 0x1 + 0x2 + 0x3 + 0x4 = 6। अगर लास्ट को सॉल्व करेंगे तो 0 = 6 वाली सिचुएशन आ गई। आप समझ रहे हैं क्या 0 6 बराबर हो सकता है, नहीं ना। तो ये जो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा गया है इसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए लिखा गया है। अगर ये नॉट इक्वल टू है तो कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही होगी। तो ये है अंदर की बात। देखिए मैंने आपके सामने यहाँ पे दिखा दिया कि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो आपको ये लास्ट रो से 0 = नॉन जीरो वाली सिस्टम सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो रहा है, इसलिए हम कह देते हैं क्या कि सिस्टम हमारी इनकंसिस्टेंट है। तो चलिए ये था थोड़ा बेसिक नॉलेज। अब हम चलते हैं अपने स्टेप की ओर। क्या स्टेप है, आपने देखा कि आपको रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड देखना है, तो आपने जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा हुआ था
उसे रो रिड्यूस करके इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर जो रिड्यूस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही आसान प्रॉब्लम, एकदम डिफिकल्टी नहीं होगी, आपको बस स्टेप बाय स्टेप बने रहेगा। सिस्टम ऑफ होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस सब एक ही तरह चलता है, थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है, राइट। तो स्टेप 3 में क्या करना है हमें, जो हमारा ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसे हम रो रिड्यूस इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए करते हैं, क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ और यहाँ पे जीरो बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम हेल्प किसकी लेनी है, पिवोट 1 की हेल्प लेनी है। पिवोट क्या होता है, हर रो का पहला नॉन जीरो एंट्री, तो रो 1 का पिवोट क्या है 1, इसकी हेल्प से उसके नीचे जीरो बनाना है। तो ऑपरेशन क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, R2 goes to R2 minus 2R1, तो 2 minus 2 हो जाएगा, और R3 goes to क्या लगा सकते हैं, R3 minus 3R1, तो 3 minus 3 होकर 0 हो जाएगा। तो स्टेप 1 इज दिस, इसमें कैसे इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे ही करते हैं, याद होगा आपको। नहीं अगर पता है इसमें भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो हमारे आप लेक्चर्स में जाइएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। 1 1 minus 2 1 3, एक वर्टिकल लाइन खींच दीजिए एंड दिस इज 1। अब इस ऑपरेशन को लगा दीजिए, R2 goes to R2 minus 2R1, so 2 minus 2 is 0, minus 1 minus 2 is minus 3, and 2 plus 4 will become 6, and 2 minus 2 is 0, and 6 minus 6 is again coming out to be 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 minus 2 0, very good। So second row is 0 minus 3 6 0 0। थर्ड में क्या लगाना, R3 goes to R3 minus 3R1, so 3 minus 3 is 0, and 2 minus 3 is coming out to be minus 1, and then 4 minus 4 और minus 2 into minus 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2, और नेक्स्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पे minus 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका minus 18, राइट। सो इट्स नॉट डिफिकल्ट थिंग, इट्स इजी। और 3 minus 3 क्या हो जाएगा आपका 0। चलिए, तो अभी हमारा ये थर्ड रो आ गया, लेकिन अभी भी हमारी ये मैट्रिक्स जो है इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुई है। तो हम अभी इस स्टेप पे एक और काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अगर R2 में -3 से डिवाइड कर दे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि R2 goes to -1/3 R2, so the new matrix is coming out to be 1 1 -2 1 3, and it is like this, and 0 1 -2 0 0 0, and here it is 0 -1 2 -6 -18 0, ठीक है, 0 -1 2 -6 and 18 and 0, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, ये सेकेंड रो के पिवोट पे अब हम आएंगे। ये देखिए हमारा पहले रो का पिवोट था, उसके नीचे 0 हो गया। अब सेकेंड रो के पिवोट पे आएंगे जो कि 1 है, इसके नीचे भी 0 होना चाहिए। तो आप क्या लगा सकते हैं, R3 goes to R3 plus R2, एंड देन आई थिंक आपका जो मैट्रिक्स है वो इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होगा, राइट। तो इसे क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 0 बनाने के लिए हम क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, हम ऑपरेशन लगा सकते हैं यहाँ पे R3 goes to R3 plus R2, तो आप देखेंगे अब यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो लिखते हैं ये ऑपरेशन, दिस इज नाउ 1 1 -2 1 3, एंड हियर इट्स लाइक 1, और सेकंड रो भी ऐसे लिख दीजिए 0 1 -2 0 0, एंड हियर इट इज 0, एंड थर्ड रो क्या होगा, सेकंड रो में जोड़ दिए 0 -1 + 1 0, 2 -2 is again 0, -6 + 0 is -6, and -18 + 0 is -18, and 0 + 0 is 0। तो ये इकोलॉन फॉर्म में है, लेकिन इसे थोड़ा और भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप इसके बाद क्या ऑपरेशन लगा दें, R3 को देखिए -6 -18 लिखा है, अगर R3 goes to -1/6 R3 कर देते हैं तो काम बन जाएगा। कोई जरूरी नहीं है, पहली बात मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं ये लगा दूं और आप ना लगाएं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सो डोंट बी कंफ्यूज विद दैट। ये मैं सिर्फ और भी सिंप्लीफाई और भी ज्यादा सुंदर दिखने के लिए कर रहा हूँ, कह सकते हैं कि ब्यूटी, और कोई रीजन नहीं है, थोड़ा और अच्छा लगेगा और देखने में मजा आएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें अगर आपको यहीं से चाहे तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आप आगे सीख जाएंगे। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अगर आपने ये नहीं किया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। नॉट नेसेसरी क्या, जरूरी नहीं है, होगा ही, कोई दिक्कत नहीं, आप मत करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। लेकिन जितना सिंप्लीफाई होगा उतना ही अच्छा लगेगा, टाइम है तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है।
1 1 minus 2 1 3, this is 1 0 1 minus 2 0 0 0 and 0 0 0 माइनस 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 अच्छा लगता है ना 1 और माइनस 18 पे माइनस 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 and 0, तो ये बन गया आपका 0 0 0 1 3 0। अब इसका एक और रीजन है, ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम चाह रहे हैं क्या कि इस मैट्रिक्स को रो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें, क्योंकि ये जो हमारा है ये हमारे इक्लॉन फॉर्म में तो है, दिस इज इन इक्लॉन फॉर्म। फिर से यहाँ पे मैं एक बात कह रहा हूँ कि आप चाहे तो क्वेश्चन को यहीं से सॉल्व कर सकते हैं, रो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में करना जरूरी नहीं है। ठीक है कि आप ये सोचो मैं रो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करूं, सो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको ये भी प्रोसेस पता हो कि रो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म से भी सॉल्व करके कोई दिक्कत नहीं है। तो रो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, फिर से अपने इक्लॉन फॉर्म वाली मैट्रिक्स में जाते हैं। तो ये तो हमारा पहले रो का पिवोट है, इसके ऊपर तो कोई एंट्री है ही नहीं, इसके नीचे सारी एंट्री जीरो है, कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है रो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म, पता है ना, उसमें क्या होता है आपको, जो पिवोट एलिमेंट होता है उसके ऊपर उसके नीचे कोई भी नॉन जीरो एंट्री नहीं होना चाहिए, मतलब वो अकेला ही सरदार है भैया कि मैं हूं, मैं ही जिंदा रहूंगा, जिस भी कॉलम में है बस मैं अकेला जिंदा, बाकी मेरे ऊपर बाकी मेरे नीचे सब मरे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखिए ये है सेकंड रो का पिवोट, ये क्या कहता है भाई कि मैं अकेला ही हूं, बस मेरे नीचे तो जीरो है ही, वो तो होना ही होना है, लेकिन मेरे ऊपर कोई नॉन जीरो नहीं रहना चाहिए। मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे बाहुबली पिक्चर में था ना, काल के जिस भी राज्य में जाता था उस राज्य का तहस नहस कर देता था, माहौल कुछ वैसा ही है। देखिए ये इसके ऊपर खत्म, इसको जीरो करना पड़ेगा, तो आपको हेल्प किसकी लेनी, इसी की लेनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन r1 goes to r1 minus r2 करेंगे तो 1 minus 1 0, खत्म खेल। ठीक है, फिर इसका भी देखना पड़ेगा कि ये तो ठीक है, इसके नीचे तो कोई है ही नहीं, लेकिन इसके ऊपर सब नॉन जीरो हो, तो यहाँ पे 1 बना हुआ है, अगर ये 1 0 हो गया तो कोई बात नहीं है, नहीं हुआ तो इसको भी खत्म करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो ये सिस्टम है इसका, लेट्स डू इट। तो इसको क्लियर करते हैं, यहाँ पे ये ऑपरेशन लगाते हैं, क्या लगाएंगे, अब इसको हम रो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। आप चाहे तो ना कन्वर्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीखने में क्या हर्ज है। r1 goes to r1 minus r2, तो हमारी जो न्यू मैट्रिक्स आएगी क्या आएगी, 1 minus 0 1 1 minus 1, चलिए 0, खत्म कर दिया इसने खेल। ठीक है, और इसको भी पता है -2 + 2 हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 minus 0 1 ही रहेगा, 3 minus 0 3 ही रहेगा, और 1 minus 0 1 ही रहेगा। ठीक है, बाकी सब तो ऐसे जैसे रहेगा, 0 1 -2 0 0 0, और यहाँ पे 0 0 0 1 3 और 0 0 0 1 3 0। तो क्या ये मैट्रिक्स रो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में है, तो हम कहेंगे नहीं है, क्योंकि पिवोट इसका काम सही है, इसके नीचे सारे जीरो है, इस पिवोट का भी काम सही है, इसके नीचे जीरो, इसके ऊपर क्या है जीरो, बहुत दिक्कत नहीं है। तीसरे रो का पिवोट जो है 1, इससे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, क्या क्रिएट कर दी, क्योंकि आपको पता है कि तीसरे रो का पिवोट ये है, ये अकेला ही अपने कॉलम का सरदार होना चाहिए, मतलब इसके ऊपर जो ये नॉन जीरो बैठे हुए इनको भी जीरो होना पड़ेगा, इसकी हेल्प से हम जीरो कर सकते हैं। यहाँ पे 1 minus 1 हो जाए तो अगला ऑपरेशन क्या लगाना पड़ेगा, r1 goes to r1 minus r3 and then this will come out to be 0। तो आप देखेंगे क्या कि yes, now this matrix is in row reduced echelon form, so अप्लाई कीजिए इस ऑपरेशन को। लास्ट ऑपरेशन फिर से r1 goes to r1 minus r3। वैसे तो मैंने रो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने का अपना अलग से एक लेक्चर रखा हुआ है, बट अगर आप चाहें तो यहाँ से ये भी सीख सकते हैं, मतलब इस लेक्चर से आप ये भी सीख पा रहे हैं कि कैसे किसी मैट्रिक्स को रो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स डू दिस। तो फिर से r1 goes to r1 minus r3 लगाएंगे तो 1 minus 0 1 0 minus 0 0 0 minus 0 0 1 minus 1 0 3 minus 3 0 और 1 minus 0 1 हो गया काम हमारा। बाकी सब का एडिशन लिख दीजिए, 0 1 minus 2 0 0 0 and 0 0 1 3 0 0, एक और 0 यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपका 1 3 0। ठीक है, 1 0 0 1 0 1 minus 2 0 0 0 0 1 3। ये मैट्रिक्स हमारी इक्लॉन फॉर्म में है, इनफैक्ट रो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में हो गई, क्योंकि जिस रो में पिवोट है भाई वो अपने रो का रो छोड़िए, जिस कॉलम में पिवोट है वो अपने कॉलम का राजा है, और ऐसा राजा है जो कि देख सकते हैं अकेला ही जिंदा है, सबको तहस नहस कर रखा है। सो दिस इज नाउ इन रो रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म। तो ये हमारा स्टेप 3 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब इस स्टेप के बाद आप ये चेक करने योग्य हो चुके होंगे कि आपका जो ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है भैया ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, इनकंसिस्टेंट तो नहीं हो गया, वो आपको यहीं से पता चल जाएगा। चाहे तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं आपसे पूछूं कि
क्या ये कंसिस्टेंट है? तो आप क्या बोलोगे कि हमें तो ये चेक करना पड़ेगा कि रैंक ऑफ ए क्या है पहले, फिर हम रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बाय बी चेक करेंगे, दोनों ही सेम आना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब रैंक ऑफ ए चेक कर रहे होंगे तो ये आप देखिए, ये आपको दिखना ही नहीं चाहिए। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि रैंक ऑफ ए इज 3, 1 2 3। अब मैं आपसे बोलूं हमको रैंक ऑफ ए बाय बी देखना है, मतलब आप पूरे मैट्रिक्स की रैंक देखना है, तो इसको हटा दीजिए, तब भी आप देखिए 0 0 0 1 3, तब भी रैंक ऑफ ए बाय बी भी 3 ही है। यहाँ 0 होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अगर इसको हटा दे, इसको ये जो लाइन इसको हटा दीजिए, तो एज ए होल पूरे मैट्रिक्स की रैंक भी 3 है। और अगर आप यहाँ पे हाथ रख दें और ना देखें उधर, तो भी आपको रैंक ऑफ ए 3 दिखेगी। मतलब कि इस मैट्रिक्स के लिए आपको क्या मिलना है, क्या मिलना है आपको, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू 3, 1 2 3। सो द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। चलिए ठीक है, तो आपने इतना मेहनत करके ये वेरीफाई कर लिया कि गिवन नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। दैट्स गुड थिंग। अब आपने ये तो पता कर लिया कि भैया इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन तो मिल रहा है। अब द क्वेश्चन क्या आता है ना, द क्वेश्चन इज, भाई सॉल्यूशन मिल गया, कंसिस्टेंट हो गया, तो या तो सॉल्यूशन यूनिक होगा या तो इनफाइनाइट होगा। अब आपका अगला टास्क शुरू होता है ये वेरीफाई करने के लिए कि भाई यूनिक है कि इनफाइनाइट है। तो चलिए चलते हैं अगली ओर। अब ये हमारा लास्ट स्टेप है, इस स्टेप पे हम वेरीफाई कर लेंगे कि यूनिक है कि इनफाइनाइट है, और यूनिक हो चाहे इनफाइनाइट हो हम वो भी निकाल लेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी निकाल सकते हैं, बेसिस ऑफ सॉल्यूशन स्पेस भी निकाल सकते हैं। सब कुछ आपका इस स्टेप पे क्लियर होगा। वही आपका लास्ट स्टेप है, वही आपका एनालाइजिंग स्टेप भी है। ठीक है, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। अब हम आते हैं अपने फाइनल स्टेप की ओर। आपको याद होगा हम यहीं पे फिनिश हुए थे, यहाँ पे हमने देख लिया था रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड इज 3, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। नाउ वी हैव टू चेक विद द सिस्टम हैव इनफाइनाइट और यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका भैया एक ही क्राइटेरिया है, n-r फार्मूला। n-r फार्मूला क्या होता है? n होता है आपका टोटल नंबर ऑफ अननोन्स, ठीक है, जो कि यहां पे क्या है 5, x1 x2 x3 x4 x5। r क्या होता है? रैंक ऑफ ए। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि n-r फार्मूला विल वर्क? क्योंकि n-r फार्मूला ये कहता है, फार्मूला मैं बोल रहा हूं बस ताकि आपको थोड़ा ज्यादा दिमाग में बना रहे, क्योंकि फार्मूला ऐसा टर्म है ना वो दिमाग में घुस जाता है, अदरवाइज ऐसा कोई फार्मूला अपना बात नहीं है। होता ये है कि जो लॉजिक ये है कि भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन का लॉजिक क्या है कि अगर कोई भी सिस्टम आपको दिया, जैसे यही प्रॉब्लम दी गई थी, अगर उसमें फ्री वेरिएबल कोई हो, फ्री मतलब समझ रहे हैं, इनको कुछ भी दे दो नंबर, वो भैया इनफाइनाइट। ऑफ कोर्स अब बता दो कि किसी सिस्टम में कोई फ्री वेरिएबल हो तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल दे लें, ये लेते हैं x1 + x2 + x3 = 0। मैं बोलूं कि इसमें कितने फ्री वेरिएबल हैं? फ्री वेरिएबल मतलब जिनको आप चूज करो, ऐसे चूज करो कि कुछ भी वैल्यू उनको मिल जाए। तो आप पहले तो इसको प्रॉब्लम देखोगे, कहोगे भैया मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, ये तो हम उसका सॉल्यूशन सेट दे ही नहीं पाएंगे, तीन अननोन है। अगर किसी दो का आप वैल्यू दे दो हमको, किसी दो की आप कोई वैल्यू दे दो, तो हम तीसरे की वैल्यू इसके टर्म में निकाल लेंगे। मतलब आप मुझे बोल दो कि भैया x2 भी 1 ले लो, x3 भी 1 ले लो, तो हमारा x1 क्या हो जाएगा -2, और ये x1 x2 x3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आप कह रहे हो सर आप x2 चाहे तो 2 ले लो, x3 चाहे तो 2 ले लो, तो हमारा x1 भी हो जाएगा -4, वो भी इस इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। मतलब आप ये हमसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी दो वेरिएबल आप चूज कर ले जिसको कि आप फ्री कर दो आप, ठीक है, तो तीसरा उसके करस्पॉन्डिंग निकल जाएगा। तो ऐसा जो प्रॉब्लम आता है, तो आपको मैं पूछूं इस प्रॉब्लम के कितने सॉल्यूशन होंगे, तो आप कहोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्योंकि क्या x2 की वैल्यू हमेशा 1 ले लेंगे, x3 की वैल्यू जरूरी है 1 ले, x2 हम 1 करोड़ ले लें, x3 1 करोड़ ले लें, तो x1 नहीं निकल जाएगा, -2 करोड़ निकल जाएगा ना। तो इस प्रॉब्लम में को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो फ्री वेरिएबल है, एक भी फ्री वेरिएबल आ जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल का जो फार्मूला हम कह रहे थे वो ये होता है कि and total number of unknowns are a rank of A, then number of free variables is equal to n-r। मतलब 5 माइनस रैंक ऑफ ए। रैंक ऑफ ए क्या निकाला हमने 3 = 2। अभी मैं आपको बताता हूं कि फ्री वेरिएबल देखते भी कैसे हैं।
लेकिन अभी के लिए देखते हैं, आपका फ्री वेरिएबल 2 आ गया, एक भी फ्री वेरिएबल आता है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो हो, चाहे होमोजीनियस हो चाहे नॉन होमोजीनियस हो, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। यहां तो 2 आ गया, तो ये तो कंफर्म हो गया कि भाई अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो उसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इसको देख के ये भी पता चल गया कि इसमें 2 फ्री वेरिएबल है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई क्या कोई तरीका है कि हम फ्री वेरिएबल कहते हैं भैया ये फ्री वेरिएबल है और इनको आप लीडिंग वेरिएबल ले लो। तो यहीं से मैंने पहले के लेक्चर्स में भी डिस्कस किया गया, 2 टर्म आता है, लीडिंग वेरिएबल एंड फ्री वेरिएबल, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये जो आपने रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म कन्वर्ट किया है ना, इस मैट्रिक्स को देखकर हम बता देते हैं कि यार इनको फ्री वेरिएबल ले लो और इनको लीडिंग वेरिएबल ले लो। तो क्या करना पड़ता है उसके लिए, इस मैट्रिक्स पे आइए, इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए। याद कीजिए ये जो कॉलम है इसमें x1 के कोफिशिएंट लिखे हैं, ये कॉलम में x2 के कोफिशिएंट लिखे थे एकदम स्टार्टिंग में, इसमें x3 के, इसमें x4 के, इसमें x5 के, ऐसे लिखे थे ना। चलिए ये बात आपको दिमाग में बनी रहनी चाहिए। ओके, तो कैसे हम फ्री वेरिएबल को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके पहले हम लीडिंग वाले को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लीडिंग वेरिएबल, लीडिंग अननोन को आइडेंटिफाई करते हैं, लीडिंग वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। करना क्या पड़ता है आपको, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि आप पिवोट कॉलम को आइडेंटिफाई कर लीजिए। पिवोट कॉलम के करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है उसको लीडिंग वेरिएबल कहते हैं। तो पिवोट कॉलम क्या होता है, पिवोट कॉलम देखने के लिए आप पिवोट एलिमेंट को देखिए। पिवोट एलिमेंट क्या होता है, हर रो का पहला नॉन जीरो लीडिंग एंट्री। तो पिवोट एलिमेंट देखिए मैंने सर्कल किया हुआ, पहले रो का पिवोट एलिमेंट ये 1 है, दूसरे रो का ये है, तीसरे रो का ये है। तो पिवोट कॉलम क्या हुआ, पिवोट एंट्री जिस कॉलम में होगी उसको पिवोट कॉलम कह देंगे। तो मतलब आपका कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 4 ना, राइट 4, कॉलम 4 ये क्या है आपके पिवोट कॉलम। मतलब आपका जो लीडिंग पिवोट एलिमेंट जिस कॉलम में है वो है 1, 2 एंड 4। इसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है x1, x2, x4, x1, x2, x4, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको ये भी कहा जाता है बेसिक वेरिएबल भी कहा जाता है, या आप कह सकते हैं लीडिंग वेरिएबल। वही लीड कर रहे हैं ना। बचे हुए जो हैं, जो बच गए, कौन कौन सा बच गया, x1, x2, x4 तो फिक्स हो गया, बच गया क्या आपका x3 बच गया, और क्या बच गया आपका x5 बच गया। ये जो हो गए आपके बचे हुए कहते हैं भैया ये फ्री वेरिएबल है, मतलब समझ रहे हैं, घुमक्कड़ है, इनको कुछ भी कर दो कहीं भी चले जाएंगे, एकदम फ्री, कुछ भी वैल्यूज दे दो। और देखिए फार्मूले के आधार पे भी यहाँ पर क्या आया था, n-r। तो पिवोट कॉलम के बाद जो नॉन पिवोट कॉलम होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल होंगे उनको ही हम क्या कहेंगे, फ्री वेरिएबल। तो ये n-r से भी आ जाता है और आप चाहे तो यहां देख सकते हैं। तो इसका मतलब अब हम जब सॉल्यूशन को लिख रहे होंगे तो x3 और x5 को जो भी वैल्यू देना चाहे दे सकते हैं। और जैसे कि कभी कभी आप जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं तो x3 को s, x5 को t लिख सकते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकला कि हमने फ्री वेरिएबल भी आइडेंटिफाई कर लिया, हमने लीडिंग वेरिएबल भी आइडेंटिफाई कर लिया, हमने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है जो कि फ्री वेरिएबल है। अब हम सिर्फ और सिर्फ क्या करने जा रहे हैं, अब सॉल्यूशन लिख देते हैं, सारा काम खत्म, अब सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो ये वो स्टेप है जिस स्टेप पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे। आप इस स्टेप में ये भी सीख जाएंगे कि बेसिस ऑफ सॉल्यूशन स्पेस कैसे लिखते हैं। इस स्टेप में आप ये भी सीख जाएंगे कि कैसे हम वो जो सॉल्यूशन स्पेस पूरा बन रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का वो कैसे लिखते हैं। तो क्या करना पड़ता है आपको, वही पुराना अप्रोच जो आपका फाइनल ये जो बना हुआ था रिड्यूस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉरी ये जो आपका फाइनल बना हुआ था रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म वाले जो मैट्रिक्स, इसके करस्पॉन्डिंग रिड्यूस सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखना है। तो कैसे लिखते थे आप, x1 plus 0x2 plus 0x3 plus 0x4 plus 0x5 equal to 1। तो फाइनली यहां से तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ x1 equal to 1। तो हम क्या लिखने जा रहे हैं, रिड्यूस्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्या लिखेंगे, x1 is equal to 1। इससे करस्पॉन्डिंग क्या लिख सकते हैं, x2 minus 2x3 और यहां पे तो 0 0 है इज इक्वल टू 0। और लास्ट में क्या है, 0x1 0x2 0x3 1 into x4
x4 लिख दिया यहाँ पे प्लस 3 इंटू x5, 3 इंटू x5 इज इक्वल टू 0। तो यही हमारे बने फाइनली रिड्यूस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इन्हीं को सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन देना है, जहां पे हमको इस बात का ध्यान रखना है, आपको हमने बता ही दिया है, क्या बता रखा है कि आपके x3 और x5 क्या है, आपके फ्री वेरिएबल से आप दे भी सकते हैं। x5 को कोई वैल्यू आप दीजिए यहाँ पे, तो आपको x4 मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पे जब आओगे तो आप कहोगे अब क्या करें भाई, इस इक्वेशन में तो x2 सिर्फ आप x5 को वैल्यू देंगे तो x4 तो मिल जाएगा, x1 तो मिला ही हुआ है, लेकिन x2 नहीं मिल पाएगा। आप कहोगे अगर x2 को हमको वैल्यू निकालनी है तो x3 को कोई ना कोई वैल्यू देना होगा, लेकिन देन लॉजिकली भी ये ट्रू है और आपको पता है x3 फ्री वेरिएबल है। तो आप क्या करोगे, x5 को कोई वैल्यू दिया तो x4 मिला, फिर x3 को कोई वैल्यू दिया तो x2 मिला, x1 मिला, x1 x2 x3 x4 x5 सब आ गए। तो सब कुछ लॉजिकली बना हुआ है, ऐसा नहीं कि मतलब क्या है कि लॉजिकली ये नहीं है, सब लॉजिकली है। यहाँ भले मैथमेटिकली रख दिया x3 x5 फ्री वेरिएबल है, मैं आपसे यही प्रॉब्लम एज इट इज रख दूं, मैं बोलूं सॉल्व कीजिए, तो आप क्या करोगे, आप मान लो बैक सब्स्टिट्यूशन जा रहे हैं, आप नीचे से ऊपर सॉल्व करिए। x5 को आपने कोई वैल्यू दिया, x4 मिला, फिर यहाँ पे आपकी गाड़ी रुक जाएगी, आपको यहाँ पे मेरी गाड़ी रुक गई। मैंने कहा क्यों, क्योंकि अब इतने से हमारा काम नहीं चल रहा है, x3 है ही नहीं हमारे पास, x3 है तो x2 निकाल नहीं पाएंगे, तो आप x3 को फ्री कर दीजिए। और मैथमेटिकली भी हमने फ्री करके दिखा दिया और लॉजिकली भी आप देख रहे हैं। तो अब मैं क्या लिखने जा रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में, ये सब लॉजिकली ये सब दिमाग में रखेंगे तो कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, यही तरीका है लीनियर अलजेब्रा पढ़ने का भी। ठीक, तो अब हम बेसिस ऑफ सॉल्यूशन स्पेस लिखने जा रहे हैं। तो फार्मूला या अभी इसकी थ्योरी तो मैंने डिस्कस नहीं की, लेकिन अभी बता देते हैं आपसे, आगे चल के मैं इसका थ्योरम भी इसमें डालूंगा अपने लेक्चर सीरीज में, कि टोटल जब बेसिस लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए इसका डायमेंशन क्या है, कितने नंबर ऑफ एलाइज सॉल्यूशन होंगे। तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के केस में टोटल नंबर ऑफ एलाइज सॉल्यूशन इज गिवन बाय टोटल नंबर ऑफ एलाइज सॉल्यूशन इज n minus r plus 1। जबकि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर आप सॉल्व कर रहे होते तो टोटल नंबर ऑफ एलाइज सॉल्यूशंस में कितने होते हैं, n minus r, यहाँ पे n minus r plus 1 होते हैं। इसके पीछे भी रीजन है, लेकिन मैं इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करूंगा, आगे के लेक्चर्स में ये क्यों आता है उसको भी डिस्कस करूंगा। तो अभी के लिए आप याद रखिए n minus r plus 1 टोटल इसके एलाइज सॉल्यूशन होंगे। तो आपने अभी निकाला था कि n minus r पे क्या आया था, 2 plus 1 equal to 3। तो ये हमें पता चल गया कि जो नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके टोटल नंबर ऑफ एलाइज सॉल्यूशन कितने आएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलाइज सॉल्यूशन कितने हैं, 3 है। तो जब आप बेसिस ऑफ सॉल्यूशन स्पेस लिख रहे होंगे तो 3 एलाइज सॉल्यूशंस आपको निकालना होगा। तो एक सिंपलेस्ट अप्रोच क्या है, मैं ऐसे ही लिखता हूं, मुझे मेरा ये तरीका है कि आप x3 और x5 तो फ्री वेरिएबल है, इन्हीं को आपको कहते हैं आर्बिट्रेरी वैल्यू देना है। तो हमें टोटल कितने सॉल्यूशन चाहिए, हमें 3 एलाइज सॉल्यूशन चाहिए, एक v1, एक v2, एक v3। v1 क्या है, x1, x2, x3, x4, x5, x1, x2, x3, x4, x1, x2, x3, x4, x5। जहां x3 और x5 को आप कोई भी दो वैल्यू दे दो। तो हम x3 का सेट क्या लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 0 1 0, और x5 का सेट मान लीजिए हमने ले लिया क्या, 1 0 0। क्योंकि आपको पता है x3 और x5 को आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो हम क्या देंगे, पहली बार देंगे x3 0 और x5 1। तो आपके पास बाकी सारे वेरिएबल्स की वैल्यू निकल जाएगी ना। आप देखिएगा कैसे, अगर आप x3 आप x5 यहाँ 1 रखेंगे तो x4 -3 मिल जाएगा, x3 0 यहाँ पे रखेंगे तो x2 0 मिल जाएगा, x1 भी मिल जाएगा। तो आपके पास x1 x2 x3 x4 x5 आ गए, ये हमारा पहला सॉल्यूशन हो गया। फिर आप क्या सेकंड क्या करेंगे, x3 1 x5 0 रखेंगे तो दूसरा सेट आ जाएगा, v2 का सेट आ जाएगा। जब आप तीसरे में x3 0 x5 0 रखेंगे तो एक तीसरा सेट आ जाएगा, वही तीनों हमारे एलाइज सॉल्यूशन होंगे। तो चलिए निकालते हैं, ठीक है। तो पहले क्या लेते हैं, ये x3 को 0 लेते हैं, x5 को 1। when x3 is 0 x5 is 1 सॉल्व कीजिए। x5 अगर आपने 1 रखा तो x4 आपको क्या मिल जाएगा, -3, ठीक है। और आपने अगर x3 को 0 रखा तो आपको x2 क्या मिल जाएगा, 0, और x1 आपका ऑलरेडी 1 है। तो आपका पहला सॉल्यूशन v1 जो आ गया, v1 आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू x1 x2 x3 x4 x5। x1 क्या है आपका 1, x2 क्या है आपका, x2 आपने निकाला होगा अभी, देखिए कहां निकाला है, x2 आपने निकाला 0, x3 आपने निकाल लिखा हुआ है 0, x4 आपने लिखा हुआ है -3, x5 क्या लिखा है आपने 1। तो 1 0 0 -3 1 इज माय फर्स्ट सॉल्यूशन, ठीक है। ये हम एलाइज सॉल्यूशन लिख रहे हैं। सेकंड केस लीजिए आप, जब आप लेंगे when x3 को ले लीजिए 1 और x5 को ले लीजिए 0, x3 is equal to 1 and x5 is equal to 0। तो अगर x5 equal to 0 होगा
तो आपका x4 क्या हो जाएगा, मतलब आप क्या लेके चल रहे हैं, x3 इज इक्वल टू 1 और x5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपका x4 क्या हो जाएगा, आपका 0, ठीक है, और x3 1 है, तो आपका x2 क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। बाकी x1 तो आपका 1 है ही। तो हमारा जो दूसरा सॉल्यूशन सेट V2 हम लिखेंगे, वो लिखेंगे क्या, x1 आप लिखेंगे क्या 1, x2 क्या लिखेंगे आप 2, x3 is your 1, x4 is 0, x5 is 0. 1 2 1 0 0 is my second solution. आप देखिएगा कि ये सब अलाइन होंगे। थर्ड केस लेते हैं क्या, x3 को भी 0 कर देते हैं और x5 को भी 0 कर देते हैं, राइट। थर्ड इज व्हेन x3 is 0, x5 is 0, तो आपका V3 जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 0 0 0 0, है ना। आप देखिएगा कि ये जो आपका V1 V2 V3 जो आ गए आपके ये तीनों, this they form basis of solution space of given system। यही है आपकी बेसिस फॉर सॉल्यूशन सिस्टम। देखिए हमने लिखा था फॉर्मूला में n माइनस आर प्लस 1, 3 नंबर ऑफ एलाइ सॉल्यूशंस थे, तो आपके V1 V2 V3 यही आपका आंसर है, दे विल फॉर्म द बेसिस। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही चूज कीजिए x3 x5, आप अपने हिसाब से भी चूज कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी था कि मैं आपको 1 0 0 लिखूं, यहाँ पे 0 1 0 लिखूं, इट्स नॉट नेसेसरी। आप अपने हिसाब से भी चूज कर सकते हैं, आप चाहते तो कुछ और भी लिख के काम कर सकते थे। दूसरी बात ये, तो मैंने बेसिस ऑफ सॉल्यूशन स्पेस लिख दिया। आप देखिए कुछ बुक्स में पूरा सेट ऑफ सॉल्यूशन, जितने इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है उसका सेट भी लिख दिया जाता है, तो उसे मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। वो कैसे लिखते हैं, अब आपको ये पता है, क्या पता है आपको कि इसमें x3 और x5 फ्री वेरिएबल है, तो इनको कोई फिक्स वैल्यू है, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे स्पेशली दिखाया कि थोड़ा देखने में लगे कि भैया हमारा सॉल्यूशन दिख रहा है, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पे जब x3 x5 फ्री वेरिएबल है तो उनको एक कांस्टेंट देते हैं, हम लिख देते हैं माना कि x3 इक्वल टू s और x5 इक्वल टू t, जहां s t कोई रियल नंबर है, आर्बिट्रेरी कुछ भी चूज कर दो आप, तो चूंकि फ्री है तो फ्री कर देते हैं इनको। तो आपको दूसरा वे भी है सॉल्यूशन लिखने का, ताकि आपको हर तरीके से फैमिलियर हो जाए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दैट्स ओनली थिंग, ओके। अब देखिए आपका x3 और x5 जो है फ्री वेरिएबल है, तो हम लिख देते हैं, मान लेते हैं कि x3 जो है वो आपका क्या है s बिलोंग्स टू r, कोई भी नंबर दे दो आप, और x5 को ले लेते हैं t, जहां t बिलोंग्स टू r। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस लिखने का एक तरीका है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर आपने x3 को s और x5 को t लिखा है, तो बैक सब्स्टिट्यूशन से यहाँ पे x4 की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, देखिए x4 की वैल्यू मिल जाएगी आपको -3t, ठीक है। x2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आप x3 इक्वल टू s रखेंगे तो x2 की वैल्यू मिल जाएगी आपको 2s, ठीक। और x1 की क्या वैल्यू मिल जाएगी आपको, x1 तो 1 है ही, तो आपका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट आपका स्पेस कह सकते हैं, x1 x2 x3 x4 x5 is basically what, x1 is your 1, x2 is your 2s, x3 आपका फ्री वेरिएबल है which is s, x4 आपने निकाल लिया -3t and x5 is what your t। ये देखिए, चाहे तो आप इसको s और t के फॉर्म में अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन स्पेस जो था, सॉल्यूशंस आर गिवन बाय x1 x2 x3 x4 x5 which can be written as linear combination of, अगर आप ध्यान दीजिए तो ये आपका था v1, this is v2, this is v3, है ना, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन लिखे हैं ना, तो ये दे आर द बेसिस and any other solution is a linear combination of this solution। चाहे तो आप देख सकते हैं 1 2s s minus 3t can be written as like this। तो ये था आपका सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन स्पेस, this can be written as linear combination of this। तो ये तीनों v1 v2 v3 आपके जो है बेसिस ऑफ सॉल्यूशन स्पेस हो गए। और आपको कोई सॉल्यूशन निकालना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो निकालना है, आप s और t को कोई भी वैल्यू दो तो वो एक सॉल्यूशन सेट दे देगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कैसे हम बेसिस ऑफ सॉल्यूशन स्पेस निकालते हैं किसी नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, कैसे पूरे सॉल्यूशंस को लिखते हैं। आई होप कि वो भी समझ में आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन। अगर आप कमेंट करेंगे तो आप देखेंगे मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगा, क्योंकि यही मैं चाहता हूं कि मैथमेटिक्स जो है वो टफ न रहे, इट शुड बी वेरी इजी, अच्छा लगे पढ़ने में, न कि इससे डर लगे। और यस, प्लीज डू लाइक, डू कमेंट, ओके।
आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स जो होते हैं वो मेरे लिए एक मोटिवेशन के लिए ही काम करते हैं, मतलब मुझे लगता है कि हाँ मैं और काम करूँ, ठीक है। एंड अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं मेरे फ्यूचर कंटेंट तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, दैट विल बी वेरी, आई विल बी वेरी मच थैंकफुल।